मित्रों नमस्कार। यह है हमारा जॉब स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए अपने इस आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को हल करते हैं। या कहें कि बिपिन चंद्रा का जो आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक है, उसके नोट्स को हमने तैयार किया है, जिसको आप लोगों को प्रोवाइड करना है। तो आइए एक एक करके हम निम्न पॉइंटों को देखते हैं और अपना नोट्स तैयार करते हैं। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए हुए इस नोट को आगे देखते हैं। तो देखना है दोस्तों, बिपिन चंद्र का इतिहास जो है आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने जो लिखा है उसके पॉइंटों को बहुत ही अच्छे से ISPCS, UPTGT और PGT-LT ग्रेड आदि में देखा जाता है, प्रश्न आते हैं। तो देखिए, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ हम उन्हीं पॉइंटों को हमने नोट करके आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहा है, जो आप लोगों को आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए मित्रों, पहला पॉइंट है, देखिए 1857 का विद्रोह, जो मिर्ज़ा गालिब, जो उर्दू कवि थे, मिर्ज़ा गालिब जी ने देखा था। ये जो पॉइंट है हमने उसी बिपिन चंद्रा की पुस्तक से नोट किए हैं सारे प्रश्न, सारे पॉइंट। तो इस पॉइंटों को ध्यान से दोस्तों देखते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। तो 1857 के विद्रोह को है मिर्ज़ा गालिब जी ने देखा था, ये उर्दू कवि भी थे। अब देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह जानते हैं कि जिसमें ब्रिटिश भारत के सैनिक और अंग्रेजी सैनिक भी शामिल थे। कुल मिलाकर उस समय कंपनी के पास जो कुल सैनिक थे वो 3,11,400 सैनिक थे, जिसमें से भारत के सैनिक 2,65,900 थे। अब इनमें से अगर हम देखें तो जो अंग्रेजी सैनिक थे वो केवल 45,400 सैनिक ही थे, जबकि सारे सैनिक भारतीय थे और ये भारतीय अपने देशी राजाओं के विरुद्ध ही अंग्रेज़ों की तरफ से मदद करने को उद्यत थे। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि किस चालाकी से अंग्रेज़ों ने भारतीयों को हमारे भारतीय सैनिकों के माध्यम से ही चुनौती के लिए तैयार किया था और स्वयं यहाँ राज्य करना चाहा था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर हम भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात देखें विद्रोह के दौरान, जो विद्रोह के पहले था, तो वो 5 भारतीयों बराबर 1 अंग्रेजी सैनिक को समर्थन दिया गया था। या कहें कि 5 भारतीय सैनिक होते थे और उनके बीच 1 अंग्रेज सैनिक होता था। ये विद्रोह के पहले की बात है, तो ये नोट डाउन करते चले मित्रों। अब देखते हैं विद्रोह के बाद। अब एक बात और ध्यान दें दोस्तों, जिस समय विद्रोह होने को हो रहा था उसके पहले जो सैनिकों का जो अनुपात होता था दोस्तों, वो बंगाल और अवध क्षेत्र के सैनिक ज़्यादा भर्ती किए जाते थे। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं बाद में जो अब 1857 का विद्रोह जब हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद जो सैनिकों का अनुपात है वो कितना कर दिया जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो विद्रोह के बाद सैनिकों को भारतीय 2 सैनिक बराबर 1 अंग्रेज सैनिक को अनुपात बनाया जाता है। और अब विद्रोह के बाद बंगाल और अवध से सैनिकों की भर्ती कम कर दी जाती है। अब जो प्रधानता दी जाने लगी वो पंजाब और गोरखा के क्षेत्र के लोगों को या पंजाबी गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश भारत की सैनिक सेवा में शामिल करने का किया जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं, ये मद्रास में अनुपात जो सैनिक का था ये था, यानी 2 अंग्रेज़ 2 थे और भारतीय सेना बम्बई में 5। ये अनुपात था दोस्तों मद्रास और बम्बई का। और ये देखते हैं, हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें शामिल थी। तो उन्होंने 8 दिन तक अंग्रेज़ों से कंटिन्यू युद्ध किया था। फिर जानते हैं दोस्तों 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखते हैं आगे पॉइंट हैं। बंगाल के क्षेत्र में सैनिक अनुपात लागू हुआ था, ये बता चुके हैं हम दोस्तों। ये आगे देखते हैं, जिस समय दिल्ली में विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं कि दिल्ली में विद्रोह हुआ था और मेरठ के सैनिक वहाँ गए थे, तो वहाँ पर विद्रोह के दौरान जो हैं अंग्रेजी सेनापति जो बिलेबी थे वो मारे गए थे, निकोलसन थे ये मारे गए थे। उनके बाद फिर नई नियुक्ति हडसन की गई थी, जो सितंबर में दिल्ली में कब्जा करने में सफल रहा। इन दो सेनापतियों की मृत्यु के बाद दोस्तों फिर हडसन की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इलाही बख्त खां ने बहादुर शाह के पुत्रों के छुपे होने की खबर हडसन को दी थी। हडसन से बताया था इलाही बख्त खां ने कि बहादुर शाह के 2 पुत्र और एक नाती मिर्ज़ा अबू बकर आदि ये 3 लोग थे, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा और मिर्ज़ा अबू बकर, ये 3 जो थे पुत्र और नाती, ये छुपे हुए थे कहाँ, हुमायूं के मकबरे के पीछे। तो इसकी खबर जो है इलाही बख्त खां ने दी थी। दोस्तों एक नाम बख्त खां आता है, ये बख्त खां इस समय मुग़ल बादशाह के सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। बहुत सी किताबों में मेंशन उल्लेख मिलता है कि यही बख्त खां थे जो अपने बादशाह के प्रति विद्रोह करके, या कहें कि अंग्रेज़ों का विरुद्ध होकर के अंग्रेज़ सेनापति हडसन को बताया था। तो ये नहीं है, ये दूसरे हैं जिसने हडसन को विद्रोहियों अर्थात मुग़ल बादशाह मिर्ज़ा ख्वाजा, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा अबू बकर के जानकारी होने की छुपे हुए जानकारी होने की सूचना दी थी। आगे मित्रों देखते हैं, अब विद्रोह का दोस्तों क्रम है कि किस क्रम में विद्रोह संपन्न होता है, तो इसके संबंध में और देख लेते हैं। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय कैनिंग ने एक वक्तव्य कहा था, यानी एक कथन कहा था जमींदारों के संबंध में था कि यदि जमींदार हमारा साथ नहीं देते तो हमारा सब्र का बांध जो है टूट जाता, अर्थात हम 1857 के इस विद्रोह को दबाने में असफल ही रहते। तो देखते हैं दोस्तों कि भारतीय जमींदारों ने भी इस 1857 के विद्रोह में भाग ना लेकर बल्कि अंग्रेज़ों की मदद की थी। मित्रों हम 1857 का विद्रोह जो है अलग उसको टॉपिक बनाएंगे, उस वीडियो बनाएंगे, उसमें हल करेंगे। ये हमारा केवल बिपिन चंद्रा का जो नोट्स है उसमें जो बातें मिली हुई, पॉइंट मिले हुए, उनका केवल एक संग्रह किया गया है। अब मित्रों देखते हैं कि जो विद्रोह का क्रम था उसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना उचित समझा है। जो ट्रिक है हमारी वो है, देख लीजिए आप, ये है मैं दिल का झा जग फैलाली। ये हमारी ट्रिक है जो याद करने में 1857 के विद्रोह के स्थानों का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। मैं दिल का झा जग फैलाली, ये हमारी एक बनाई गई स्वयं की ट्रिक है जो आसानी से क्रम याद करने में मदद करती है। मैं से दोस्तों जानते हैं मेरठ यहाँ है हमारा अर्थ, दिल से है दिल्ली दोस्तों, दी से दिल्ली है और ला से लखनऊ है दोस्तों, और का से कानपुर है दोस्तों, झा से झांसी है, जग से जगदीशपुर बिहार है दोस्तों, फै से फैजाबाद है दोस्तों, इला से हमारा इलाहाबाद है मित्रों, और ली से बरेली है। अब जो लोग दोस्तों जानते हैं कि मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई को हुआ था ना, ये जानते हैं दोस्तों। और देखते हैं फिर दिल्ली में जो दोस्तों विद्रोह हुआ था वो 11 मई को संबंधित है, और ये क्रम है हमारा 1857 का दोस्तों। लखनऊ में भी दोस्तों हुआ था 4 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ था। कानपुर में मित्रों 5 जून 1857 को हुआ था। झांसी में जानते हैं दोस्तों कि 4 जून 1857 को झांसी और ग्वालियर इन दोनों जगह एक साथ हुआ था, एक ही दिन हुआ था। तो दोस्तों
आगे है जगदीशपुर। जगदीशपुर के संबंध में जानते हैं। यहाँ जो बिहार के सेना कहें कि राजा थे कुंवर सिंह, उन्होंने 12 जून 1857 को विलियम नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों को कई बार इन्होंने परास्त किया था। आगे क्रम है दोस्तों फैज़ाबाद। फैज़ाबाद जो है हमारा जून 1857 में यहाँ फैला था विद्रोह। और देखते हैं दोस्तों इलाहाबाद क्रम में है। इलाहाबाद में दोस्तों ये विद्रोह जो है 6 जून 1857 को विद्रोह का रूप धारण किया था। और बरेली दोस्तों जानते हैं, बरेली ये राय बरेली नहीं, ये बरेली अलग है। इसको यहाँ विद्रोह जो है दोस्तों 18 जून 1857 में यहाँ संपन्न हुआ था। अगर ये फतेहपुर ज़िले के जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है, कौशाम्बी के बीच में, तो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फतेहपुर में भी 1857 का विद्रोह की चिंगारी उग्र रूप धारण कर ली थी, जहाँ पर इसके नेता जो थे विद्रोहियों के नेता यहाँ अजीमुल्ला खां थे। तो इस प्रकार देखा दोस्तों कि ये जो विद्रोह का क्रम है एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। आगे देखते हैं मित्रों, जो पॉइंट हमें इस किताब में मिला हुआ है बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में, तो वो नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों विलियम एडवर्ड 1859 में इनका एक कहा था इन्होंने पुलिस के संबंध में इनका कथन है, जो कि दोस्तों पुलिस को इन्होंने जनता का कोड बताया था। अर्थात कहा कि पुलिस को जो जनता थी वो कोड समझती थी। कोड एक कहें कि विशेष प्रकार का रोग होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो उसी तरह कोड के समान जो थी ये पुलिस थी, ये कार्य करती थी। इसलिए पुलिस को जनता जो है कोड के समान मानती थी। अर्थात ये सीधा कहें कि पुलिस का उस समय का जो कार्रवाई थी बहुत ही बर्बरतापूर्ण और अंग्रेजी हित के पक्ष में हुई होती थी। इसलिए जनता पुलिस को कोड समझती थी। आप लोग समझ गए होंगे मित्रों। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखने क्रम में देखते हैं दोस्तों कि अवध विलय जो 1856 में दोस्तों होता है, ये जानते होंगे आप लोग। डलहौजी से अवध के कुल 75,000 सिपाही नाराज थे। देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया कि 3,65,000 इतने 900 थे सैनिक, उनमें से 75,000 केवल अवध क्षेत्र के थे, जबकि पूरे भारतीय की बात करें तो 2,65,500 व्यक्ति या सैनिक थे, जिनमें से अवध के केवल 75,000 सैनिक शामिल थे। तो जिस समय 1857 में डलहौजी ने भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति का क्रियान्वयन शुरू किया था, उस समय अवध या कहें कि अवध को जिस समय विलय किया था, तो उस समय डलहौजी से जो अवध के कुल 75,000 सिपाही थे वे दोस्तों नाराज़ हो गए थे। उन्होंने सोचा कि हम तो सैनिक के रूप में यहाँ से काम कर रहे हैं ब्रिटिशों की, लेकिन यही ब्रिटिश हमारे परिजनों को प्रताड़ित करते हैं। इस वजह से दोस्तों इन सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लेना भी उचित समझा था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट है पॉइंट 1849 में डलहौजी से संबंधित है। इसने एक बार कहा था बहादुर शाह के क्या कहा था, बहादुर शाह द्वितीय के जो उत्तराधिकारी हैं वे लाल किला छोड़कर दोस्तों दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास छोटे से निवास में आगे से या भविष्य से रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये UPTGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। आगे आने वाली महत्वपूर्ण शैक्षिक भर्तियों के लिए या शैक्षिक परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार फिर इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। डलहौजी ने 1849 में कहा था कि बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह द्वितीय या जफर के बाद आने वाले जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे वे लाल किला में नहीं रहेंगे, बल्कि कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास स्थान में उनको रहना होगा। आगे फिर मित्रों कहा था इसने 1856 में फिर आगे चलकर इसने कहा था कि बहादुर शाह के बाद सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, अर्थात मुगल बादशाह को सम्राट नहीं कहा जाएगा, उन्हें केवल अब राजा की ही उपाधि केवल या राजा के नाम से ही जाना जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, भारतीय जनता
जो भारतीय जनता जो अपना मुग़ल बादशाह को सम्राट समझती थी, नेता समझती थी, या कहें कि सम्राट समझती थी, उसका अपमान अंग्रेज़ लॉर्ड डलहौजी ने कैसे किया। तो उस अपमान को देखकर भारत की समस्त जनता भी क्षुब्ध हो जाती है और वो भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लेती है। दोस्तों आगे फिर देखते हैं 1856 के कानून के द्वारा कैनिंग ने एक लॉर्ड कैनिंग 1856 में ही आ जाते हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के बाद, और वो एक कानून बना देते हैं जिससे क्या होता है कि हर भारतीय सैनिक को जो है समुद्र पार से सेवा पार करना अनिवार्य कर दिया जाता है। मित्रों, समुद्र पार की सेवा करने से भारतीय सैनिक जो थे वे बचना चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि समुद्र की यात्रा करना हमारे धर्म विरुद्ध है। इस वजह से जो दोस्तों भारतीय सैनिकों ने इस कानून का विरोध किया, लेकिन कैनिंग अपनी इस नियम पर अडिग थे। आगे दोस्तों देखते हैं कि भारतीय सिपाहियों को उस समय जो है निग्रो कहा जाता था, सुअर समझा जाता था, आदि शब्दों से इन्हें पुकारा जाता था, जो कि ये अपमानजनक शब्द महसूस होते हैं। दोस्तों देखते हैं निग्रो एक जो होती है काली अपसी जाति होती है, इस वजह से भारतीय अपने को अपमानित महसूस करते थे। सुअर भी देखते हैं कि निकृष्ट शब्द जो होता है, ये दोनों शब्द जो हैं दोस्तों भारतीय सैनिकों को मानसिक रूप से या कहें आत्मसम्मान रूप से नीचा दिखाने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। आगे दोस्तों देखते हैं कि भारतीय सिपाहियों को अधिकतम इस समय जो वेतन था वो 60 से 70 रुपये प्रति महीना ही केवल दिया जाता था, जबकि उसी काम के लिए अंग्रेज सैनिकों को इनसे अधिक वेतन दिया जाता था। मित्रों आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से पूर्व जो है कई घटनाएं घटित होती हैं, जो ये हैं, जिसमें से 1764 का एक विद्रोह दोस्तों होता है। इस विद्रोह में विद्रोहियों के साथ अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश भारत की जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय की, उसमें से 30 विद्रोहियों को तोप के मुंह में बांधकर उन्हें जिंदा उड़ा दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो इस बात से विद्रोहियों में जो है मानसिक रूप से वो उद्वेलित हो गए थे। नेक्स्ट पर देखते हैं पॉइंट दोस्तों 1806 का बेल्लोर विद्रोह भी होता है इस प्रकार। ये 1857 से पूर्व के विद्रोह हैं जो 1857 की पृष्ठभूमि बनाने में कारगर साबित होते हैं। दोस्तों आगे फिर मित्रों देखते हैं 1824 बैरकपुर का विद्रोह होता है, जहां पर 47वीं रेजिमेंट के सिपाही जो है समुद्री रास्ते से बर्मा जाना इनकार कर देते हैं मित्रों, क्योंकि अभी हमने बताया कि समुद्र पार करना या समुद्र में यात्रा करना भारतीय सैनिक या भारतीय लोग जो थे वे अपने धर्म विरुद्ध मानते थे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सैनिक विद्रोह 1857 के पहले भी संपन्न शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विद्रोह 1844 में होता है, वेतन और भत्ता के कारण होता है, क्योंकि हमने बताया अभी कि अंग्रेज़ों को हर स्थिति में भारतीयों से बेहतर समझा जाता था और भारतीयों से हर पद में उनको वेतन भी अधिक दिया जाता था। तो ये कुछ दोस्तों 1857 से पूर्व सैनिक विद्रोह थे। आगे मित्रों देखते हैं, ये है आगे दोस्तों फ्रेडरिक हैलिडे जो थे, ये फ्रेडरिक हैलिडे जो थे देखते हैं इनका क्या कहना है। बंगाल फौज कमोबेश बागी और विद्रोह के लिए हमेशा तैयार थी। देखिए दोस्तों बंगाल में जो एक फौज की रेजिमेंट थी वहाँ के संबंध में फ्रेडरिक हैलिडे ने कहा कि बंगाल की जो फौज थी वो सदैव विद्रोह के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि हर स्तर पर भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज़ बुरा करते थे। इस वजह से फ्रेडरिक हैलिडे ने ये वाक्य कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों पॉइंट है सर सैयद अहमद खां, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है केज ऑफ द इंडियन म्यूटनी, अर्थात भारतीयों का जो क्या हुआ था, इनकी इंडियन म्यूटनी भारतीय विद्रोह के कारण, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है
जो दोस्तों नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। आगे देखते हैं, विद्रोही घोषणा दिल्ली में क्या करते हैं। दिल्ली में विद्रोही जब अपना अधिकार जता लेते हैं, जानते हैं कि 11 मई को जाते हैं और 12 मई को वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने विद्रोहियों ने घोषणा की थी, जो भारतीय से विद्रोही थे, सैनिक थे, कि 200 रुपये माल गुजारी की जगह पर अंग्रेज़ 300 रुपये वसूलते हैं, और जहाँ पर 400 रुपये निर्धारित है वहाँ पर अंग्रेज़ सरकार 500 रुपये माल गुजारी वसूल करती है। ये विद्रोहियों ने घोषित किया था दिल्ली में जाकर। मित्रों आगे देखते हैं, सड़क कर हर गाड़ी से 4 से 8 आना तक लिया जाता था। इस समय दोस्तों जो सड़क पार करने पर जो जहाँ पार करना होता था किसी भी गाड़ी को, वहाँ पर भारतीय गाड़ी से 4 आना से 8 आना तक वहाँ राह शुल्क या जिसे हम टोल टैक्स कहते हैं लिया जाता था। आगे मित्रों देखते हैं, बहादुर शाह जफर ने भारतीय राजाओं से संघ बनाने के लिए एक पत्र लिखा था। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों की स्थिति को जान करके उन्होंने सोचा कि हम अकेले तो इनसे निपट नहीं सकते हैं, इसलिए 1857 में ही ये बहादुर शाह जफर ने भारतीय राजाओं से अपील की, एक पत्र लिखा कि आप सब लोग एक झंडे के नीचे आकर के इन ब्रिटिशों का, अंग्रेज़ों का दमन करें और हमारे इस झंडे को बनाए रखें। तो देखा दोस्तों, उस समय भी इन्होंने, हालांकि बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किए वो कहीं न कहीं अपना महत्व ज़रूर रखते हैं, क्योंकि इनकी उम्र इस समय 70 वर्ष हो चुकी थी। आगे मित्रों देखते हैं, विद्रोह के दौरान जो है सूदखोरों की खाता बही जलाई जाती है। मित्रों 1857 का जब विद्रोह होता है तो दोस्तों देखते हैं कि सूदखोरों की इस समय जो साहूकार थे उनकी खाता बही जला दी जाती है। कर्जा दस्तावेज जो जलाए जाते हैं दोस्तों, जो लोग उधार लिए थे, साहूकार वो जहाँ 1 रुपये लेते थे वहाँ 0 बढ़ाकर 10 कर देते थे। इस प्रकार ये जलाए जाते हैं। सूदखोरों की खाता बही जलाई जाती है, जो ज़मीन जायदाद कागज रखते थे, और कर्जा लेने वाले दस्तावेजों को भी जलाया गया था। दोस्तों आगे पॉइंट है, अवध कुल यानी 1857 के विद्रोह में दोस्तों अवध में लगभग 1.5 लाख सैनिक 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जिनमें से जो है दोस्तों 1 लाख सामान्य नागरिक मारे जाते हैं और 50,000 लगभग सैनिक मारे जाते हैं। आगे दोस्तों अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का हमारे, W.H. रसेल एक इतिहासकार थे। उन्होंने कहा है कि अंग्रेज़ों की गाड़ी पर दोस्ताना नज़र नहीं थी, अर्थात इस समय अंग्रेज़ों के संबंध में भारतीय लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि पूरी तरह से अंग्रेज़ भ्रष्ट हैं, ये हमारा सब प्रकार से शोषण करते हैं। इसलिए W.H. रसेल महोदय ने कहा कि अंग्रेज़ों की किसी भी गाड़ी पर किसी भी भारतीय की दोस्ती की नज़र नहीं होती थी, बल्कि जैसे ही उनको देख लेते थे तो उन पर उबाल आ जाता था उनको देखकर, और वो हमेशा उन पर अटैक करने का विचार करते थे। तो दोस्तों आप लोग इस बिपिन चंद्रा के किताब का आधुनिक भारत के इतिहास का हमने ये संक्षिप्त नोट तैयार किया था। अब जो बचा हुआ है आगे हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे और उसको फिर आप लोगों तक प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको भी प्राप्त हो सकें और हम मोटिवेट भी हो सकें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो बचा और आगे जो बचा हुआ है हम इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट में उसको लेकर आप तक प्रोवाइड करेंगे।